आज से जनरल असेंबली का इजलास शुरू हो गया है और जो हाई लेवल सेगमेंट है ये 27 सितंबर तक जारी रहेगा। और इस सेगमेंट में पाकिस्तान की जो बारी है, वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो खिताब करना है वो वर्चुअल होगा, ठीक है, फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल शिरकत नहीं कर रहा। और 193 ममालिक हैं, उनके सरबराहान ने जाना था, शिरकत करनी थी, उसमें से सिर्फ 50 जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी डिसाइड किया है कि वो नहीं जा रहे और वर्चुअली इसमें शिरकत करेंगे। 7 नुकात पे इमरान खान का जो खिताब है ये सफारती जराए बता रहे हैं वो होगा। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं वो भारत को एक्सपोज करने के हवाले से, भारत के जो अंदरूनी जो वहां पर मुसलमानों के साथ जुल्म रवा रखा जा रहा है, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म रवा रखा जा रहा है मकबूजा कश्मीर में, इसको सबसे ज्यादा हाईलाइट करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पे इमरान खान साहब खास तौर पर बात करेंगे क्योंकि उनका जो नैरेटिव है, जो वो दुनिया को कहा करते थे, आज वो बात सच साबित हुई। बिल्कुल। और अब इस वक्त की जो चैलेंजेस हैं खित्ते में उन पे बात करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम इमरान खान इस्लामोफोबिया उनकी तकरीर का हिस्सा होगा। माहौलियाती तब्दीली पर इमरान खान साहब खसूसी बात करेंगे, क्लाइमेट चेंजेस जी। और इसके अलावा जो गैर कानूनी माली बहाव है जो यहां से तरक्की पजीर ममालिक से, खास तौर पे उन्होंने, आपको याद होगा, खास तौर पे बात की गई थी जो यूएन जनरल असेंबली के इजलास में जब वो खुद गए थे और उन्होंने कहा था कि किस तरह तरक्की पजीर ममालिक से पैसा लूट कर तरक्की याफ्ता ममालिक में ले जाया जाता है। तो इस मरतबा भी इमरान खान इस पर बात करने जा रहे हैं। सफारती जराए ने बताया है कि जो उनकी स्पीच जो है वो तैयार की गई है। इसके अलावा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की भी 20 के करीब मुलाकातें वहां पर तय हैं, यहां मुलाकातें हैं। और वहां पर ये जितनी भी मुलाकातें होंगी, इन मुलाकातों में वो जो डोसियर अभी पाकिस्तान ने जारी किया है और कश्मीर के हवाले से तमाम मामला जो हैं और अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात होगी। और अभी एक रिसेंट एक्टिविटी के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि जो दफ्तर खारजा है ये बहुत मुतहरिक नजर आ रहा है भारत को एक्सपोज करने के हवाले से। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद में जितने भी सफीर मौजूद हैं जो बैरून ममालिक के, उन तमाम सुफरा को बुलाकर दफ्तर खारजा में वो डोसियर जो है वो शेयर किया गया है। ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है कि 131 सफ़ात पर मुश्तमिल डोसियर जो दुनिया के सामने रखा गया था, तमाम ममालिक को पाकिस्तान एंगेज कर रहा है। और इसमें जो हमारा दफ्तर खारजा, जिसमें हम आमतौर पर तनकीद भी करते रहते हैं कि एक्टिव क्यों नहीं होता, तो अब वो एक्टिव नजर आ रहा है। तो सफारती महाज पे पाकिस्तान जो है उसने ये तय कर लिया है कि अब इसको एक्टिवली आगे लेके चलना है। पाकिस्तान का नैरेटिव है उसको दुनिया के सामने भी रखना है। वी आर एक्सपोजिंग इंडिया वेल। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जैसे अभी अदील वड़ाइश कह रहे थे कि वहां पर जनरल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यही चीजें एक्सपोज करेंगे। आई थिंक वी शुड बी वेरी फर्म, नो कॉम्प्रोमाइज इन नेशनल इशूज, लेट दिस इडियट नरेंद्र मोदी बी एक्सपोज टू द वर्ल्ड। और ये जो 4 का टोला है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोभाल है, फिर उसके बाद अमित शाह है और नरेंद्र मोदी, इनको एक्सपोज करेंगे कैसे आरएस की सोच पे, उनकी थिंकिंग में चल रहे हैं। और आई एम श्योर कि ये जिस तरह सोवियत यूनियन डिसमेंटल हुआ था, वन डे आई विल सी कि इंडिया का भी यही हाल है। बगीरी साहब, आपको जाने आऊंगी, ये बताइएगा कि जब से हमने एब्सोल्युटली नॉट की स्टेटमेंट दिया, आज फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि इससे कॉन्सिक्वेंसेस तो नजर आएंगे, ये जो सीरीज कैंसिल हो रही हैं और जिस तरह की हम दिन ब दिन देख रहे हैं एक स्टेटमेंट्स आ रही है इंटरनेशनल लेवल पर, क्या वाकई में ये जो हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा था उसका खमियाजा भुगत रहे हैं? एब्सोल्युटली, आई थिंक आपकी बात ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर रखा है और मुझे खुशी इस बात की है कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान स्टार्टेड बिहेविंग एज अ न्यूक्लियर सॉवरेन स्टेट। और ये होना चाहिए। जब तक अपनी आप को स्टैंड नहीं करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे, पीपल विल नेवर रिकॉग्नाइज यू। पहले हम बिहेव करते थे जैसे हम बड़े कमजोर हैं, छोटे से मुल्क के, हर एक हमें दबा रहा है। नाउ इज द टाइम वी टेकिंग स्टैंड एंड इट्स अ गुड साइन। सेकंड ये कि नॉट ओनली दिस, पाकिस्तान को बड़ी एक पिवटल पोजीशन हासिल हो गई है अफगानिस्तान के इशू पर। जिस तरीके से हमने इवैक्यूएशन की है, अफगान तालिबान को ब्रीफ कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं कि आप एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बना दें, वो भी बात चल रही है। उसके साथ सेकंड ये कि जिस तरीके से पाकिस्तान के JF-17 अर्जेंटीना ले रहा है, वो भी आपको नजर आ रहा है। उसके बाद पाकिस्तान कॉम्पिटिशन में बहुत ही किरदार बढ़ता जा रहा है। ये चीजें हमारे दुश्मनों को एक्सेप्टेबल नहीं है। और जाहिर मेजर रूल अफगानिस्तान में जिस तरीके से इंडिया को वहां से एग्जिट, अमेरिका को एग्जिट करना पड़ा है
और तालिबान ने जिस कुछ असलूबी से बल्कि से विदाउट फायरिंग अ बुलेट पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल हासिल कर लिया, ये चीजें हैं जो उनको परेशानी हो रही है इस वक्त। 5 आई जो है वो कहाँ थी जब वहां पर पता उनको था कि ये 3 साल लड़ेंगे, वहां पर बिल्कुल लड़ाई फायर बुलेट फायर किए बगैर अपने कब्जा हो गया। उसके बाद काबुल एयरपोर्ट के ऊपर एक धमाका हुई, 170 लोग मारे गए। उस वक्त 5 आई कहाँ थी वो कोई पता नहीं चला। एक इनोसेंट 7 बच्चे और पूरी फैमिली 7-10 लोगों को मार दी गई, उस वक्त कहाँ थे? ये सडनली कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन आ गई पाकिस्तान में जी कि यहाँ दहशतगर्दी का खतरा है और न्यूजीलैंड की टीम पे अटैक हो सकता है, जबकि दुनिया की बेस्ट ISI और इंटेलिजेंस हमारी है, हमें कोई खबर नहीं है। आपने इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी नहीं की है। सबसे जरूरी होता है कि शेयरिंग करते हैं। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को वो चाहते हैं कि किसी तरीके से भी हमें डिस्टेबलाइज कर लें। और उसमें देखिए अगर अफगानिस्तान में पीस हो जाता है, आप सोचें सेंट्रल एशिया से हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। नंबर 2, बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का वो कंप्लीट हो जाएगा। बलोचिस्तान अमन हो जाएगा क्योंकि इंडिया का रोल खत्म हो गया है। बलोचिस्तान अमन होगा तो इसका मतलब हमारा सीपैक मंसूबा और गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से दे वांटेड कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे, इंडिया को वहां पर वो यूज किया जाए। वो स्पॉयलर्स बैठे हुए हैं और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरीके से इन्होंने ये क्रिकेट टूर को खत्म किया, इससे हमारे क्रिकेट कितना सेटबैक हुआ है आई थिंक ये दुनिया को पता चल गया। उसके साथ पाकिस्तान पर एक नफसियाती हमला भी हुआ है। सदीक, आपसे जानना चाहूंगी, पाकिस्तान वही मुल्क है जब अफगानिस्तान को अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस विड्रॉल करवाना चाहती हैं तो फॉर सम टाइम वो पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पर स्टे करते हैं और फिर जाते हैं, तब उनको कोई ये थ्रेट नहीं होती है सिक्योरिटी की, तब कोई मसला नहीं होता है। और जब बाहर से टीम्स आती है खेलने के लिए तो तब उन्हीं को मसला भी हो जाता है। तो ये कोई डबल और ड्यूल स्टैंडर्ड नहीं लग रहा आपको? मेरे ख्याल में मारिया, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ाते हुए ब्रिगेडियर साहब के पास से जाऊँगा। उनकी मौजूदगी में ज़ाहिर है इन इशूज़ पे बात करना मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए तो बड़ा मुश्किल है, उनकी मौजूदगी में इस पे कमेंट करना। ब्रिगेडियर साहब से सवाल करते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने दुरुस्त कहा कि पहली मरतबा हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह से बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लेकर सामने आया कि हम अड्डे नहीं देंगे, हम जंगी जराइम में जो है वो कोई साथी नहीं बनेंगे अमरीका या किसी भी मुल्क के, अमन के लिए हम अपने किरदार अदा करेंगे। इस सारी चीज़ों का नज़र भी आ रहा था कि चाहे वो IMF का मामला हो, FATF का मामला हो, यानी अमेरिका हमें कोई फ़ायदा दे सके या ना दे सके लेकिन नुकसान बहुत पहुंचा सकता है, ये चीज़ें पहले नज़र आ रही थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब इस तरह के ज़ाहिर है अमेरिका कुछ भी करते, जैसे भी क्रिकेट के हवाले से जो कुछ हुआ या जो मैंने FATF और IMF का जिक्र किया, उससे ज़ाहिर है पाकिस्तान में हालात मुश्किल होंगे। पाकिस्तान के लिए जब हालात मुश्किल होंगे तो हम एक कौम की तरह बिहेव नहीं करते। या तो 2 रुपए की कोई चीज़ महंगी हो जाए तो हम जो है वो शोर मचाने शुरू कर देते हैं, और एक तरफ हम ये भी दावे करते हैं कि हमें एक जो है वो जिस तरह आपने कहा कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क के तौर पे दबंग मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए। लेकिन उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं, चले हुकूमत तो तैयार होगी, इदारे तैयार होंगे, फौज और हुकूमत तैयार होंगे, क्या कौम आपको तैयार नजर आती है कि कौम उन कंसिक्वेंसेस को फेस कर सके जो एज ए पाकिस्तानी कौम हमें फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए यहाँ एक बहुत अहम बात है वो सदीक ये है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अपने मुल्क को अवाम को एड्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या हमने स्टेप्स लिए हैं टू बिकम अ सॉवरेन स्टेट और उसके लिए हमें क्या मुश्किलात हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसके लिए कौम को तैयार होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई लड़ाती है, चाहे बैरूनी लड़ाई हो या अंदरूनी लड़ाई हो, यू फाइट एट द नेशन। और नेशन में की जब बात करते हैं, हुकूमत है, अवाम है, आर्म फोर्सेज हैं, ये सब। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी जो ऑपोजिशन है दे आर फॉलोइंग द लाइंस ऑफ एनिमी नैरेटिव। एनिमी का नैरेटिव इस वक्त ये है कि किसी तरीके से भी जो फौज और अवाम में एक एतमाद है उसको दूर कर दें। देखें, एक याद रखें, इराक में क्या हुआ, लिबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है या यमन में क्या हो रहा है, वहां पर इसलिए उनके अज़ाइम पूरे हो गए कि वहां की फौज कमजोर थी। हमने अब हमारी मुल्क से सिंगल हैंडेडली अगर आप देखें तो हमने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर दी। अब हम तकरीबन स्टेबलाइज होने वाले थे तो हमारे पर यह प्रॉब्लम हो गई कि अफगानिस्तान में पीस होने लगा है, अफगानिस्तान को शिकस्त हुई है, ऊपर से फिर इंडियन प्रोपेगेंडा, एवरीबॉडी इज गनिंग पाकिस्तान। हमने इवैक्यूएशन में हिस्सा लिया, अभी सारे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा एक जाल है जो पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जा रहा है। इसलिए कौम को तैयार रहना चाहिए। अगर कौम को आप आगाह रखें, 5th जनरेशन वॉर में यही होता है
कि और हाइब्रिड वॉर में कि वो आपको अवाम को नफर करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, और दे उनकी विल टू फाइट या विल टू दिस जो है वो खत्म की जाती है। कन्वेंशनल वार अब बहुत खत्म होगी। वाई अमेरिका वन फ्रॉम अफगानिस्तान, दे नो ड्रोन उनके पास हैं, बाकी फिफ्थ जनरेशन वॉर है, और पाकिस्तान से ज़ाहिर है वो बलूचिस्तान को ट्रबलसम रखना चाहते हैं। क्या अमेरिकन अफगानिस्तान को खुला छोड़ के चले गए? वुड दे एवर डू इट? क्या वो चाहते हैं रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान इस खिते में स्ट्रॉन्ग बन जाए और हम सीपैक बना ले, इकोनॉमिक तरक्की कर जाए? नॉट एट ऑल। सो दे विल मेक ऑल आउट एफर्ट, इंक्लूडिंग चाहे वो क्रिकेट हो या हमारी हुकूमत हो या हमारी फौज हो, चाहे जैसे हम ब्लिंकन कह रहे हैं पाकिस्तान डू मोर करने के लिए। आपको बात यह कि वाई डू मोर, व्हाट द हेल यू हैव डूइंग फॉर पाकिस्तान? 80,000 हमारे फौजी लोग शहीद होते हैं, $150 बिलियन का हम नुकसान उठाते हैं, फौजी हमारे शहीद होते हैं, और आप हमें कहते हैं कि जी आप डू मोर करें। मतलब ये थी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अफगानिस्तान में कौन सा ऐसा काम किया? आपने वहां के नौजवानों के हार्ट और माइंड क्या विन किए? क्या आपने उनकी एजुकेशन के लिए कुछ किया? क्या आपने नेशनल बिल्डिंग की? क्या आपने हेल्थ इंडस्ट्रियलाइजेशन की कि उनको जॉब मिले? आपने कुछ भी नहीं किया। सो दीज आर द फैक्टर्स कि इनको वहां पर शिकस्त हुई है। और फिर आप अभी प्रेशर करें पाकिस्तान को कि जी पाकिस्तान अफगानियों को कहे जी कि आप अपनी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाएं, एथनिक बनाएं। दे आर द विक्टर्स, विक्टर्स हैव देयर ओन चॉइस। उनके अफगान फाइटर जो है वो बड़े नाराज होते हैं इस बात के, भाई सब कुछ हमने किया है अफगान, और आप अब्दुल्ला को भी लिए हैं, हामिद करजाई को भी लिए हैं। हम अब डू मोर को नहीं मानते, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, तो इसकी कीमत जो है ये क्या चुकानी पड़ेगी हमें? क्योंकि हमें तो आदत नहीं है मतलब इस अंदाज में फैसले करने की। देखें, कोई कीमत नहीं अदा करनी पड़ती। लेट मी टेल यू, आपके ये 5% लोगों को, 3-4% लोगों को फर्क पड़ता है। बाकी आपकी एग्रीकल्चर, आपकी दही आबादी है, गरीब लोग हैं, उनको क्या चाहिए? तो लेट थिंक ओवर इट। आप हर हालत में अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, जो पीस की बात करते हैं करें, सीपैक कंप्लीट करें और अपनी इकोनॉमिक तरक्की को ले जाएं और IMF वर्ल्ड बैंक से निकल जाएं। आप IMF वर्ल्ड बैंक में रहेंगे, उनके मर्जी के फैसले करेंगे, आप अपने मर्जी के फैसले नहीं कर सकते। सर, आप नहीं समझते कि इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा कि अगर हम खुद ही फुल्ली इंडिपेंडेंट होकर अपनी इकोनॉमी को भी सेट करें, और क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें भी दुरुस्त करने की जरूरत है, कर्जे बहुत ज्यादा हैं, तो इस तरह से अचानक से हम कट ऑफ नहीं हो सकते। देखें, बात यह कि वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, वी हैव टू इंश्योर कि हम किस ब्लॉक में जा रहे हैं, जिसमें आपके सामने रशिया है, चाइना है, सेंट्रल एशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, लेकिन साथ ही साथ वी रिमेन एंगेज्ड विद अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। वी डोंट डिस्कनेक्ट। दैट इज व्हाट द पॉलिटिक्स आल्सो, डिप्लोमेसी भी यही है। तो आप उनसे एंगेज रहें, आप अपने उनसे ऐसे ताल्लुकात रखें कि डिप्लोमेसी आर्ट यही है कि आप अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करें एंड रिमेन एंगेज, लिसन टू देम। आपकी प्रॉब्लम ये है कि हमारी एजुकेशन ब्यूरोक्रेट्स की, मिलिट्री की, सबकी वेस्टर्न कंट्रीज में और अमेरिका में होती है। सो वो थिंकिंग हमारी जो है ना, वी हैव टू शेड दैट वे। अब टाइम आ गया है, स्टैंड एज अ नेशन, फेस सम हार्डशिप्स, आगाह करें कौम को, लम्हा ब लम्हा अवाम को आगाह करें। ब्रिगेडियर साहब, इसमें सबसे खतरनाक होता है। ब्रिगेडियर साहब, 1 साल कबल इन्हीं दिनों में, यानी आज जो है वो 21 सितंबर है, तो 20 सितंबर को PDM बनी और हमने देखा कि उस दिन मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में, DISI के बारे में जो कहा वो हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद PDM बनती है, PDM के जलसों में पाकिस्तान की फौज पर हमले किए जाते हैं और यहाँ तक कहा जाता है बलूचिस्तान में खड़े होकर कि बलूचिस्तान की दुश्मन भारत की फौज नहीं है, पाकिस्तान की फौज है। यह भी कहा जाता है कि जो बॉर्डर पे बाढ़ लगाई गई है जिसमें हमारे जवानों का खून शामिल है, कहा गया कि उस बाढ़ को उखाड़ के फेंक देंगे। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कहा गया कि जी वो आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, अयाज सादिक यहाँ तक कह देते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि आप बदले हुए इमरान खान मुझे पाएंगे और अब हम पाकिस्तान की फौज पर हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आर्मी चीफ 6 सितंबर को कहते हैं, जो कि दुरुस्त कहते हैं, कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए 5th जनरेशन वॉर का जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग बैठे हैं जो बाहर के एजेंडे को आगे लेकर चल रहे हैं, पाकिस्तान की फौज और अवाम के दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा करके और इस रिश्ते को कमजोर करना चाहते हैं। क्योंकि हमने अफगानिस्तान में देखा कि वहां पे फौज इसलिए नहीं लड़ सकी कि कौम पीछे नहीं थी और फौज नहीं कौम लड़ती है। ये बातें तो हम सब करते हैं, मसले का भी पता है, प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, आर्मी चीफ को भी पता है, हम सबको पता है कि 5th जनरेशन वॉर बहुत बड़ा मसला है, लेकिन एक भी पाकिस्तान में बैठे हुए शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, स्कैंडलाइज कर रहा है, फौज की क़यादत पर हमले कर रहा है।
सोशल मीडिया के Narrative जरिए ये को सब कुछ disturb कर कर रहा है। एक भी फर्द के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, और जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है उनको हमारे इदारे FIA जैसा इदारा उनको हीरो बना देता है गलत कार्रवाई करके। तो जब हमें मसले का पता है, 5th जनरेशन वॉर के मसले का, तो फिर हम इसके खिलाफ हम कब आखिर जागेंगे, कब कोई कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। देखें, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, यही सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम। आपके सामने आपने मौलाना अब्दुल अजीज को देखा लाल मस्जिद के बाद, दिस इज द इशू व्हाट ही वाज डूइंग। आपका एक रिलीजियस स्कॉलर या लीडर वो किस तरीके से कौम को गुमराह कर रहा है, क्लासरूम का फात में अफगानिस्तान का झंडा लहराया हुआ है। आज आप लाल मस्जिद में जनरल मुशर्रफ ने किया था ना, एक्शन किया था, व्हाट हैपेंड, सारी दुनिया उनके पीछे पड़ गई। पहले का ऑपरेशन करें, और फिर वो जो एक आपके सामने एक्सट्रीमिज्म की बात चलती है, फिर TLP की बात आप कर लें, तो यू हैव टू डील वेरी टेक्निकली। अभी आप ये बात करें, पूरे आपकी ऑपोजिशन, आपके मौलाना फजलुर रहमान, TLP, every bill will be out and they will on the streets. These are the crises. So we have to be very technical dealing it. गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको बड़ा माइन्यूटली स्टडी करें, फाइंड आउट द सोल्यूशन एंड सी लॉन्ग टर्म में इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। आपको मदरसे की रिफॉर्म्स से, जुडिशल रिफॉर्म से, पुलिस रिफॉर्म से, इलेक्ट्रल रिफॉर्म से नहीं होने देते। आज मदरसा रिफॉर्म होगा, उनको प्राइवेट, उनको बच्चों को पढ़ाई भी करेंगे, दीनी तालीम भी देंगे, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ये माइंड पॉल्यूट कर दिए गए हैं, उनके ब्रेन वॉश किए गए हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा इस वक्त इशू बना हुआ है। गवर्नमेंट को बड़ी डेलिकेट तरीके से, और इस पे मीडिया का बड़ा रोल है। आज अभी ये प्रॉब्लम मीडिया का एक स्ट्राइक चल रही है, TLP अपना करती है, मौलाना फजलुर रहमान डंडा फोर्स लेके आ जाते हैं, मौलाना अब्दुल अजीज लाल मस्जिद की प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो ये, और ऊपर आपके अफगान क्राइसिस, इंडिया क्राइसिस, ओवरऑल हमारे ऊपर जो अटैक हुए हैं हाइब्रिड के, और तो ये चीजों को वी हैव टू प्लान एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। आई डू एग्री, डिटरेंस करने के लिए किसी एक को पनिशमेंट देनी होती है, अनलेस फौज का सिस्टम हमारा क्यों चलता है, फौज में अगर एक बुलेट भी एक रेजिमेंट से चोरी हो जाए तो कमांडिंग ऑफिसर और सूबेदार मेजर दे गो होम। दिस इज सो स्ट्रिक्ट। इसलिए कभी कोई हमारी फौज का डिसिप्लिन ठीक है, दिस इज व्हाट इज नीडेड, अकाउंटेबिलिटी, मेरिट, गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ये आपको चाहिए।